हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन होन्स स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। और इसे स्टार्ट करने से पहले आज हम एक छोटा सा टास्क खेलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर करने हैं फटाफट कमेंट में, ठीक है। और बिल्कुल ईमानदारी से आंसर करने हैं जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, तो आपको तुरंत क्या करना है, वीडियो पॉज करी और कमेंट में लिखना उसका आंसर, ठीक है। ऐसे कुछ 6-7 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनके आंसर देने हैं आपको फटाफट से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर हमारे पास केल्विन स्केल पर टेम्परेचर हमें दिया गया है 0 केल्विन, केल्विन स्केल पर हमें टेम्परेचर दिया गया है 0 केल्विन, तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर कितना होगा, सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो जल्दी से। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको रिलेशन लिखना है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में। जल्दी से वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो कमेंट में, ईमानदारी से करना है, ठीक है। देखते हैं किसको कितना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, थर्ड क्वेश्चन ये है कि उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से ड्राई आइस चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से ड्राई आइस चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। वीडियो पॉज करके आंसर दो जल्दी से। आई होप आपने आंसर दे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग डैश एंड लोअरिंग डैश, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग डैश एंड लोअरिंग डैश। डैश में आपको आंसर भरना है, जल्दी से आंसर दो फोर्थ क्वेश्चन का। आंसर दे दिया, देखना नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी नोट्स भी नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, अपने दिमाग से आंसर करना है। देखते हैं कितना याद है किसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर की कौन सी स्टेट आसानी से कंप्रेस हो सकती है। फटाफट से वीडियो पॉज करो, आंसर दो। क्वेश्चन ये है, मैटर की कौन सी स्टेट आसानी से कंप्रेस हो सकती है। पॉज करो, आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड, जो कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे एक वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करती है। उसका आंसर दो कमेंट में फटाफट, देखते हैं किसी को याद है या नहीं है, क्योंकि ये आपको ही सर्च करना था और अब मैं उसका आंसर बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। वीडियो को पॉज करो और आंसर लिख दो, देखे दो किसको कितना याद है। हो गया, आई थिंक हो गया होगा। और एक और क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, और इसमें मैंने ये पूछा था कि हम हवा में आसानी से हाथ हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड ब्लॉक में हाथ हिलाने की सोचे तो हम नहीं हिला सकते। तो इसका आंसर क्या है, इसके लिए भी आप वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो जल्दी से। मुझे पता आंसर थोड़े बड़े होंगे, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आंसर देना है। अगर तैयारी करनी है तो जैसे मैं करा रही हूँ वैसे चलो, ठीक है। वीडियो पॉज करो जल्दी से और आंसर लिखो कमेंट में फटाफट। आई थिंक सबका हो गया होगा, ठीक है। अब आपको आंसर मैच करने हैं, अब जो मैं आंसर बोलूँगी, ठीक है। फर्स्ट का जो आपके पास आंसर है वो है -273 केल्विन। आपको केल्विन स्केल का टेम्परेचर दे रखा था,
अब इससे पहले जो आ जाता है ना वो सेकंड का आंसर आ जाता है, और वो ये है कि आपको जो रिलेशन लिखना था, रिलेशन में क्या था, केल्विन स्केल का टेम्परेचर बराबर सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर प्लस 273। इसी के अंदर अगर आप 0 केल्विन पुट कर दो तो वहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर मिल जाएगा, वो आएगा -273 केल्विन। जिसका ये आया उसका करेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी उन्होंने, जिन्हें ये चीज़ याद है। वैसे मैं उम्मीद नहीं करती किसी को याद होती है ज़्यादातर चीज़ें, और जिसे याद है वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड आपने रिलेशन मैंने बता ही दिया आपको, उसका आंसर वही है। फिर मैंने आपको प्रोसेस का नाम पूछा जिसकी वजह से ड्राई आइस चेंज होती है CO2 गैस में, ठीक है, CO2 गैस में। तो ड्राई आइस होती क्या है, सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। ये मैंने वीडियो लेक्चर 6th में पढ़ाया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये था कि गैस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग डैश एंड लोअरिंग डैश। गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, हाई प्रेशर लगा के और टेम्परेचर लो करके, लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। फिफ्थ का आंसर ये था कि कौन सी मैटर की स्टेट है जो आसानी से कंप्रेस हो सकती है, आसानी से गैस आसानी से कंप्रेस हो सकती है, ठीक। और इसके बाद आपका ये था क्वेश्चन कि आइस वाटर के ऊपर मतलब फ्लोट करती है, तो क्यों करती है। क्योंकि देखो, समझो पहले मेरी बात को, जिसने लिख लिया बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने लिखा है, और अब तक के जिसके आंसर सही रहे हैं सारे के सारे, बहुत अच्छी बात है। ये आंसर सुनो पहले ध्यान से, क्योंकि मैंने उस टाइम आंसर नहीं किया था इसका और अब आंसर कर रही हूँ इसका। देखो आइस कैसे बनती है, जब हम वाटर को फ्रीज करते तब आइस बनती है। तो होता क्या है कि बहुत सारा खाली स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है सॉलिड आइस में। जब ये आइस फ्रीज होती है तब खाली स्पेस आ जाता है इसको बनने के दौरान, ठीक है। लेकिन लिक्विड में, जब हम लिक्विड देखते हैं तो लिक्विड में ऐसा कोई स्पेस नहीं होता ना। तो होता क्या है कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो एम्प्टी स्पेस होने की वजह से क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, उसकी वजह से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है पानी के एक समान मास से, ठीक है। अब मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगी, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उसका, आइस का, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। देखो डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, बढ़ जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। यानी कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। देखो एक मैंने आपको बात ये नहीं बतलाई बीच में, वो मैं भूल गई बताना, तो वो ये है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और वहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे कि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक कोई चीज़, जैसे डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये 1 है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। सेम पॉइंट यहाँ पर भी आता है कि आइस का जो है वो वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। अब आई बात समझ में आ गई, जिसको नहीं आया 10 सेकेंड्स पीछे करके देख लेना, ठीक है, ये वाली बात। अब इसमें होता क्या है कि जो डेंसिटी है ये आइस की, वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से आइस क्या करती है,
वाटर पे फ्लोट करती है। ठीक है, डेंसिटी मैंने आपको पहले बताया था घनत्व होता है, घनत्व। ठीक है, यानी कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई और वॉल्यूम में कोई स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है। उसमें क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस भी ऐड हो गया और जो मास था वाटर का वो तो था ही। जो वाटर का मेन मास है, एक ग्लास में आप नॉर्मल पानी लो, ठीक है, और दूसरी में उतने ही पानी की आइस जमा दो। 2 ग्लास, सॉरी आपने क्या किया, 2 ग्लास पानी लिया, सेम वाटर था, ठीक है, एक की आइस जमा दी और एक उतना ही वाटर रखा है। अब क्या करते हो आप, उस आइस को ले जाके इसमें डालते हो, तो वो फ्लोट क्यों करेगी। जब क्रश्ड आइस को हम डालेंगे तो फ्लोट इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेस भी जाकर ऐड हो गया। जो एम्प्टी स्पेस मैंने अभी आपको बतलाया है ना, वो एम्प्टी स्पेस भी आइस के अंदर जाके ऐड हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी जो होगी उसकी डिक्रीज़ होएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज़ होएगी आइस की, और आइस की डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से ही वो फ्लोट करेगी। मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये था कि हम आसानी से एयर में हाथ हिला सकते हैं। ये मैंने कई बार बता चुकी हूँ, वैसे तो कई बार आ चुका है ये, पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी। दोबारा बता देती है कि एयर में हम इसलिए हाथ हिला सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से हाथ हिला सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड होता है उसका स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा होता है कि अगर मैं आपको ये बता रही थी कि सॉलिड में हम कैसे हाथ हिला सकते हैं। तो देखो, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हमें पता ही है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, हमें अच्छे से पता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा और हमें इतना ज़्यादा फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा ताकि वो टूट जाए। इस तरीके से हम उसमें हाथ हिला सकते हैं। ठीक है, आगे बात आपके समझ में। तो इसके आगे हम चलते हैं। देखो, अगर आपने सातों के सातों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, कमेंट में देना है कि मैंने पूरी ईमानदारी से सातों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन 3 बार रिवीजन करता है। तो भाई मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको तो थोड़ी करनी पड़ेगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसका नाम है इवेपोरेशन। क्या नाम है, इवेपोरेशन। तो देखो, इवेपोरेशन में क्या था, हम सब ने पढ़ा हुआ है इवेपोरेशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। बस इतनी बात है कि प्रोसेस, इतना तो आपने पढ़ा है कि लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में। इतनी बात और ऐड करनी है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट आपने आसानी से, मतलब आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो उस बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर के नीचे भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। यानी कि अगर हम कहें कि रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है तो हम बोलेंगे हाँ जी, इवेपोरेशन हो सकता है उस टेम्परेचर पे भी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास कि भले टेम्परेचर कितना भी हो, ये देखो ये वाले पॉइंट में, whatever with the temperature at which evaporation takes place, latent heat of vaporization must be supplied। हमें क्या करना पड़ेगा, latent heat of vaporization। latent heat मैंने बता दिया था आपको, hidden heat होती है। तो latent heat of vaporization यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने वाली जो हीट आएगी वो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें लिक्विड को चेंज करना है वेपर में। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है टेम्परेचर, देन सरफेस एरिया, देन ह्यूमिडिटी, देन विंड स्पीड। टेम्परेचर क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड
एंड इट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा लिक्विड सरफेस पर फैला होगा, कम सरफेस एरिया में से कम इवेपोरेशन होगा, और सरफेस एरिया अगर उसी का बढ़ा दोगे तो उस पे से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो एयर के कांटेक्ट में आएगा वाटर, वो तेज़ी से इवेपोरेट हो सकेगा। आई बात समझ में? जैसे कि आपने धूप में पानी डाला छत पे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। क्या है? सरफेस एरिया उसका बढ़ गया है, जिसकी वजह से एयर उसके कांटेक्ट में ज़्यादा आ रही है। और वहीं अगर हम ग्लास में पानी रखें तो उसके कांटेक्ट में एयर कम आ रही है, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स तो अभी कवर्ड रहेंगी फर्स्ट लेयर से। जो फर्स्ट लेयर है पहले वो जाएगी इवेपोरेट होके, फिर सेकंड लेयर इवेपोरेट होके जाएगी। इस तरीके से इवेपोरेशन होगा। फिर आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, वेट क्लोथ्स को अगर हमें सुखाना हो तो हम उसको फैला देते हैं तार पे, तो जो हमारे जो क्लोथ्स हैंगे वो आसानी से सूख जाते हैं या फिर जल्दी से सूखते हैं जब हम उसको फैला कर डालते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कांटेक्ट में एयर ज़्यादा आ रही है फैलने पर, और अगर वहीं आप इकट्ठे करके फैला दो तो उम्मीद भी ना करो वो सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। ऐसी उम्मीद करना बेकार है फिर तो, क्योंकि उस टाइम क्या है, एयर उसके कांटेक्ट में कम है। अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एयर कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से उसके मॉइस्चर को वो अपने साथ ले जाएगी खींच के। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, देखो ये कैसे अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी होता है नमी। क्या होता है? नमी। हमारे एयर के अंदर कितनी नमी मौजूद है। बारिश के टाइम पर एयर क्या हो जाती है? हैवी हो जाती है। और वहीं अगर बहुत कड़क तेज़ धूप निकली हो तो वहाँ पर जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है कि ड्राई टाइप हो जाती है, सूखी हुई एयर हो जाती है। तो वो अब क्या है, वो अब इस लायक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को अपने साथ ले जा सके। ठीक है, हवा के साथ। ठीक, तो इसमें ये बताया गया कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जितना भी वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है किसमें? एयर में, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर यही अमाउंट एयर में सबसे कम रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है, तब हम उसे ड्राई एयर कहते हैं। और वहीं अगर यही अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब हम एयर को डैम्प कहते हैं। ह्यूमिडिटी हमें ये बताती है एयर की कि उसमें कितनी डैम्पनेस है। ठीक है, डिग्री ऑफ डैम्पनेस बतलाती है। अगर लो ह्यूमिडिटी होगी एयर में, यानी कि नमी कम होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, यानी कि जो वाटर है वो तेज़ी से इवेपोरेट होगा। ठीक है, और वहीं अगर हाई ह्यूमिडिटी होती है एयर में तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इतना मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो कहाँ से लेके जाएगी इतना ज़्यादा वाटर वेपर। तो उस टाइम क्या होगा? लो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा इवेपोरेशन, लेकिन रेट जो है उसका कम हो जाएगा। तो वाटर जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी हवा तेज़ चल रही है तब क्या होगा? लिक्विड का इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। ठीक है, अगर विंड की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैंगे ना, वो विंड के साथ आ जाते हैं, विंड के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग, और साथ में ही क्या करते हैं? सराउंडिंग से वाटर वेपर का अमाउंट डिक्रीज़ करते हैं।
और रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आज के लिए बस इतना ही है। जो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको टेस्ट दे के मज़ा आया होगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।